अहमद बिलाल महबूब साहब, आप क्या फरमाते हैं? आप तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। कोई 2025 कोई सियासी मामलात में, मुल्की हालात में कोई बेहतरी की खबर लेकर आएगा? लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानी पैदा होगी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मेरे ख्याल में दो बड़ी वाजे उम्मीद की किरणें हैं, जिनसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि चीज़ें बेहतर होंगी। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर, बावजूद इसके कि यहाँ पे कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इशारिये थे वो कुछ बेहतर हुए हैं। कुछ स्टेबिलिटी की तरफ हमारी इकानमी जाती हुई नज़र आई है, और ख़ास तौर पर जो डिफ़ॉल्ट का लेवल था उससे हम पीछे हटे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। उससे मुझे लगता ही है कि मुस्तकबिल में शायद चीज़ें इससे भी बेहतर होंगी। दूसरी जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो सियासी पार्टियों में दोनों तरफ एक रियलिज्म आ रहा है। देखिए, ये मामूली बात नहीं है कि पीटीआई और पीटीआई की मुखालिफ पार्टियों के दरमियान एक मुकालमे का आगाज़ हुआ है, और ये मुकालमे का आगाज़ भी हुआ है तो उसमें बहुत ही मिनिमम डिमांड्स रखी गई हैं। वो बहुत रियलिस्टिक डिमांड्स हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो मुनसिफाना किस्म की डिमांड्स भी हैं। तो उससे लगता यह है कि शायद इन डिमांड्स को समझा जाएगा और इसके ऊपर शायद कोई रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरह से उनके साथ इंसाफ हो जिनके साथ माजी में बेइंसाफ़ी होती रही है। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन 2024 में बहुत सी बातें गलत हुई हैं। उनको अगर मैं गिनने बैठूं, जैसे इंतखाबात हैं, इंतखाबात के नतायज हैं, इंतखाबात को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह एक पार्टी को एक किनारे पे लगाया गया, तो उन बातों को देख के फिर मुझे लगता है कि हालात बेहतर शायद ना हो। लेकिन चूंकि हम उन चीज़ों से हमने सबक सीखा है, मुझे ऐसे लगता है दोनों पार्टियों ने सबक सीखा है, लिहाजा मुझे लगता है कि अब आने वाले साल में ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इमरान खान साहब अगर चाहते तो वो इस पर इंसिस्ट करते कि ये इंतखाबात के नतायज गलत थे, लिहाजा तब्दील किया जाए, नए इंतखाबात कराए जाएं या मुझे इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसका मुतालबा नहीं किया। उनके जो मुतालबात हैं वो इतने रीज़नेबल हैं कि उनकी वजह से भी मुझे लगता है कि आने वाले साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा अहमद साहब, एक चीज़ जो अभी सरफराज शाह साहब ने हमारे साथ बैठे हुए बात कही, उन्होंने दो तीन बातें जो उनकी अपनी दानिश में या रूहानी मामलात के अंदर जो उनको नज़र आती हैं वो तो उन्होंने फरमा दी। आप लोगों से मैं चाहूँगा एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट आप उसके ऊपर तजिया करें। एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान हो सकता है चंद माह में बाहर आ जाएंगे जेल से, लेकिन कई साल, अगले 6-7 साल उनको इक़्तिदार नहीं मिलने वाला। नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर वो इलेक्शन के दिनों में भी कहते थे कि दी एंड है वज़ीर आज़म नहीं वो दोबारा बनेंगे। अभी भी वो कहते हैं कि बैकग्राउंड में तो रह सकते हैं, हुकूमत वो दोबारा उनको नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर वो दोबारा नहीं बनेंगे। आप क्या देखते हैं इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर? आपकी राय क्या है? इमरान खान बाहर आते नज़र आते हैं, क्या पावर में आते नज़र आते हैं, या पीछे ही बैठेंगे? इमरान खान बाहर तो आ सकते हैं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो बाहर आ जाएंगे अगर वो इस किस्म की कोई समझौता होता है कि आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इकानमी की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, उनके रफ़का जो जेलों के अंदर बंद हैं वो भी शायद बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना है वो ज़ाहिर है फिर अगले इंतखाबात पे ही होगा, और वो इंतखाबात क्या 2029 में होते हैं या उससे पहले होते हैं, वो उस वक्त के हालात पे इंहसार होगा। मेरे ख्याल में कोई पाबंदी नहीं है कि वो इक़्तिदार में ना आ सके, अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी को इस तरह बरकरार रख पाए जिस तरह वो अब तक रख पाए हैं, तो अगले इलेक्शन तक वो इंतज़ार करें तो इक़्तिदार में आ भी सकते हैं। कोई ऐसी मुझे तो नहीं उसके अंदर रुकावट नज़र आती, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका इतनी पॉपुलैरिटी का लेवल हो, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हों, तो फिर आप कितनी देर तक उसे रोक सकते हैं? ये और बात है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर जाए, वो ना रहे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात के इम्कानात मौजूद। आबिद शेर अली साहब से भी इस पर पूछूंगा। आबिद शेर अली, एक वक्त था कि पंजाब मुझे लगता था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड PMLN का, इसमें आसानी से कोई बंदा नकब नहीं लगा सकेगा। 2018 में हम कोने कोने में घूमते थे, बड़ी तगड़ी आवाज़ थी PMLN की पंजाब के अंदर। हालिया इंतखाबात में वो वेव पलट गई।
और इस वेव को पलटने के बाद आप लोग अभी तक संभाल नहीं पाए हैं। क्या 2025 में कुछ ऐसा होगा कि नून लीग अपनी सियासत रिवाइव कर ले पंजाब के अंदर? मर साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मेरे बड़े मोहतरम अहमद बिलाल साहब, उन्होंने भी बात की, मेरे भाई ने जिनसे आपने पहले पूछा उनसे भी उन्होंने भी बात की। देखें, ये भी रोना रोते हैं 2024 के इंतखाबात का। हम कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म किया 2018 के इंतखाबात में, हमारे वो किसकी मेहनत छीनी गई, कौन जनरल फैज़ हमीद के कंधों पर चढ़ गया है। अगर मैं इन्हीं बातों पर जाऊंगा, आप अपनी बातों को रिपीट करेंगे, मैं अपनी बातों को रिपीट करेंगे, बात वहीं उसी मोड़ पर आके खड़े होगी। 2018 में हमारे मैंडेट को चुराया गया। 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसने अंदर रखवा कर कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मलिक साहब, ये इन चीज़ों पर अहमद बिलाल महबूब साहब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आंखें बंद करके रखेंगे। इन चीज़ों को अहाता करें कि नवाज शरीफ को जेल में रखा गया, मरियम नवाज को जेल में रखा गया, हमारे लोगों को रात के 12 बजे सजाएं सुनवाई गई और हमारे कैंडिडेट्स को वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए हमारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करवाया गया। आप मुझे बताएं कि कौन सा जुल्म पीएमएलएन के साथ नहीं किया 2018 में? नवाज शरीफ की हुकूमत को कामे पे निकाल दिया गया। क्या ये लॉ कहता था उस वक्त? तो ये बातें ना करें कि जो आपने हमारे मैंडेट को ज़रब लगाई, जिन लोगों ने ये बिसात बिछाई थी, तो अहमद महबूब साहब इनसे पूछें जो उस बिसात पर उसकी बिसाखियां बन के जिन्होंने सेनेट के इंतखाबात चोरी किया, दिन दिहाड़े डाका मारा। आपको नहीं पता कि सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ? नून लीग के ये अब रो रहे हैं जी 10 हमारे कैंडिडेट उठा लिए। उस वक्त आपकी हमदर्दियां कहां पे थी जब आपने हमारे सेनेटर के लोगों को, आपने हमारे जो सेनेटर मुंतखब हुए थे उनको आपने पीएमएलएन का टिकट अवार्ड नहीं किया। वही साकिब निसार था। मेरे भाइयों, मेरे भाई दोस्तों, देखो कि हमारे साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस तलखियों में आप जाएंगे तो फिर निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। इन तलखियों को दफन करना होगा। पाकिस्तान की सालमियत के हमें आगे जाना होगा। जहां तक मलिक साहब आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपने जो मैंडेट था किसी दौर में, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हमारा होम ग्राउंड है और था भी और है भी है। तो उसमें हमें डेंट जरूर पड़ा है, और लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में हुकूमत भी हमारी है, लेकिन डेंट पड़ा है। जो हमारे माजी में जो हमने मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत ली पीडीएम की, वो उसका हमने उसको हमने पे किया है। हमने इलेक्शन में अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसका हमने नुकसान किया है, लेकिन हमने मुल्क को बचाया। अभी भी शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत मुल्क के आगे बढ़ाते हैं इसको। बप्पी साहब जी, बप्पी साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अरूज है 2024 के इलेक्शन से लेकर अभी तक, आप इसको कैपिटलाइज कर सकेंगे गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि एक टेम्परेरी फिनोमेना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप इसको मज़ीद तगड़ा कर लें। नून लीग की मैं मिसाल दूंगा, पीटीआई की हुकूमत थी, 22 इलेक्शन सारे पीएमएलएन जीत गई थी। एक सिर्फ सूबाई का इलेक्शन था सियालकोट की या गुजरावाला की सीट का जो पीटीआई जीती थी, बाकी तमाम इलेक्शन अब बाई हार गए थे। लेकिन अब उल्टी बिल्कुल हवा चल पड़ी, अब सारा कुछ आपकी फेवर में है। क्या इसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे? आगे चल के जमात मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? देखिए मलिक साहब, ये प्रेडिक्ट करना कि आगे ये हमारी जो पॉपुलर मूव है ये चलती रहेगी नहीं चलती, ये तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये एट्रॉसिटीज़ जो रियासत की तरफ से इस पॉलिटिकल पार्टी पे, हम पे और हमारे लीडर के ऊपर जो अगर ये बरपा है, तो ये वेव तो खैर और ऊपर न जाती है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि या आप तो हमारा मैंडेट वापस कर दें या नए इलेक्शन करा के दे लें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 2025 में या हमें मैंडेट मिल जाए या ये बेशक फ्रेश इलेक्शन करा के देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 18 में पंजाब हमारा नहीं था, बाई इलेक्शन भी शायद हमारे होंगे, डिस्पाइट हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हम बाई इलेक्शन 2021 में जो हुए थे या 20 में कहीं ना कहीं वो हारते रहे होंगे। लेकिन बात यह कि जो अवाम इस वक्त ये समझ चुकी है कि जो कुछ फैसले इस अवाम के ऊपर नाफिज किए जा रहे हैं, इस वक्त जो हुकूमत को एक नाफिज किया गया है, पूरे सिस्टम ने जो नाफिज किया है, वो अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम की अगर नब्ज के ऊपर हाथ रख के देख लेना, यकीन करें हमारी वेव दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी मोहब्बत का आलम यह है, मैं मलिक साहब अल्लाह से डर के कहता हूं
कि लोग अब इमरान खान की मोहब्बत बेच रहे हैं कि हम जब शादी खुशी गमी में जाते हैं लोग हाथ चूमते हैं, और वो हमारा नहीं, वो इमरान खान की निस्बत से हमारा हाथ चूमते हैं। इस तरह की मोहब्बत की वेव तो शायद भुट्टो दौर में 70s में भी नहीं देखी गई, एंड दिस इज एंटायरली बिकॉज, और इसमें ये नहीं अल्लाह की तरफ से कि जिस किस्म का जुल्म हम पे बरपा रखा गया है खान साहब के साथ जो किया गया। देखिए निकाह जैसा केस बना के आपने फरवरी के अवाइल में 3 केसेस के केस हुए थे, तोशा खाना आया था, निकाह का केस था, अलकादर ट्रस्ट, इन्होंने 1, 2 और 3 फरवरी को 3 केस के फैसले किए। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने वो फैसला किया जो हमारी किसी भी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट भी शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि ये फैसला हो जाएगा, उनके लिए सरप्राइजिंग था। सो पाकिस्तान की जो अंडर करंट एक वेव है, पॉपुलर वेव है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इसका आलम इतने हद तक बढ़ जाएगा। और आपने खुद कहा ये कि अगर जो बड़ी शर्त हो, या अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि बड़ी शर्त है कि अगर किसी तौर पे खान साहब इन पॉलिटिकली विक्टिमाइज केसेस से बाहर निकलेंगे, और इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे, तो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश और इनकी जो शर्त होगी कि खान साहब मेहरबानी करके इसको डिस्टेबलाइज ना करें। वो कैसे ना करें? खान साहब की एक स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट शाम को आके कौम से खिताब इस पूरी हुकूमत को तख्तो ताराज करके रख सकता है। ये लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करते थे जब कभी हमारे लोग पकड़े जाते, कहती ताराज कर दिया जाएगा। जिस दिन खान साहब बाहर निकलेंगे और शाम को बनी गाला से उन्होंने सिर्फ कौम से खिताब कर लिया ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ताराज हो जाएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर ये जो मौजूदा सेटअप है इसके ऊपर भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। हाइब्रिड प्लस प्लस रजीम इसको कहा जाता है। जब तक तो दस्ते शफकत रहेगा तब तक तो सांस लेंगे, दस्ते शफकत हट गया तो पता नहीं चलेगा। 2025 इनके लिए क्या पैगाम लाएगा फेडरल गवर्नमेंट? मलिक साहब, ये जो हमारी इकोनॉमिक कंपल्शंस है ना, ये बहुत बड़ी मजबूरी है, और इस मजबूरी की वजह से एक स्टेबल हुकूमत का वजूद वो हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल हैसियत रखता है। लेकिन इसलिए मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नहीं लगता कि इस सेटअप को रिप्लेस किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ये अपनी टर्म पूरी करे। हो सकता है किसी मकाम पे आके वो जो दूसरी कंपल्शंस हैं वो हावी हो जाएं और फिर उस वक्त रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पेश आ जाए। आपकी बात दुरुस्त है कि ये सारा निज़ाम जो है वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही चल रहा है। मैं आबिद शेर अली साहब की बात पे भी इत्तफाक करता हूँ कि 2018 में भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी, इलेक्शन मैनिपुलेटेड थे, और उसके इलेक्शन से पहले जो कुछ किया गया नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक पैटर्न है हमारे मुल्क में कि जब एक पार्टी किसी तरीके से फेवर से नीचे गिर जाती है तो फिर उसके साथ यही होता है जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है, माजी में पीएमएलएन के साथ हुआ। तो इससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि ये पार्टियां बजाय इसके कि आर्जी तौर पे कुछ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए उसकी बजाय ये कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट आपस में कर लें कि जिससे चीज़ें इंसाफ के मुताबिक चलें। तो मुझे लगता है ये है कि 2025 में तो शायद ये हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो, क्योंकि हमारी अभी इकानमी इस लेवल पे नहीं आई कि इस तरह की तब्दीलियां बर्दाश्त कर पाए। लेकिन उसके बाद में आने वाले सालों में डिपेंड करता है कि ये चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान अहमद साहब, अगर इमरान खान की कोई भी अंडरस्टैंडिंग हुई बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके अंदर एक ये शर्त ज़रूर शामिल होगी कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उस डील का हिस्सा होगा, पार्ट एंड पार्सल होगा। जब भी हुई, 4 महीने में हुई, 6 महीने में हुई या साल में हुई, उसके अंदर आपने ये जो कुछ मर के रुपए को 278 पे रोका है डॉलर के मुकाबले में, आप नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा 350 पे चले जाए। तो इट हैज़ टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस। बिल्कुल, यकीनन ये बुनियाद होगी किसी भी आने वाले अरेंजमेंट के लिए, अगले 2-3 साल के लिए यही बुनियाद होगी। अगर ये बुनियाद पे एग्रीमेंट होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्टियां कुछ सियासी हकीकत पसंदी से काम लेंगी और इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगी। ये बिल्कुल बुनियादी बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे हम आ गए हैं। मैं आज क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक मजहबी शख्सियत है, वो रूहानी शख्सियत है, सरफराज शाह साहब था। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर बहुत बड़ा नाम है मजहबी हलकों के अंदर, रूहानी हलकों के अंदर। तो मैं उनसे भी कभी कभार पूछता रहता हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़े पॉजिटिव हैं वो, और उनका ख्याल ये है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात मैं बुज़ुर्गों से दुआ भी पूछता हूँ कि बताइए कि कौन सी ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए।
तो एक इंटरेस्टिंगली एक दिन वो बेशुमार दुआएं जो उन्होंने बताई, ज़्यादातर तो वो प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, एक छोटी सी बुकलेट है, वो आप पढ़ें तो पढ़नी वही चाहिए जो इस्टेब्लिश्ड है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब दुआएं, वही पढ़नी चाहिए। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे सूरह हशर की आखिरी 3 आयात पढ़ने को बोला, जिसमें अल्लाह ताला के बहुत से नाम आते हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादात हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस वस सलाम वल मोमिन वल मुहैमिन अल अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर। ये इस आयत 3 आयात के अंदर जो है ना कोई 23, 22, 24 नाम है अल्लाह ताला के। आखिरी 3 आयात है सूरह हशर की। तो मैं प्रोग्राम के आज एंड में, जहाँ बहुत सारी मजहबी बातें भी हुई हैं, तो आप सारों की नज़र ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने ये दुआ कुरान पाक की आयात है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पढ़ के तो दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाए। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात अल्लाह ताला के नाम है और उसको रिसाइट करना है, और अल्लाह ताला के नामों से बेहतर वजीफ़ा करने के लिए कोई और चीज़ हो नहीं सकती।